डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसमें से इसकी चर्चा और भी इतिहास का आपका सेट मिला है, उसमें से ये तो लिखा ही हुआ है आपको और ये फाउंडेशन का है। तो ये बाद के चीज़ है, जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे ऑनलाइन, सब ऑनलाइन है, तो लेकिन एक दूसरे को समझने के लिए मेरे टीचिंग स्टाइल या आपकी आकांक्षाओं के अनुकूल हम कितना खरा उतर रहे हैं या आपसे जो सोचते हैं टीचर से, उसके लिए उस कड़ी में 2-3 सेट आपको ऑलरेडी मिला है। ये आगे का जो सेट है वो देखते रहिए। ये एंशिएंट हिस्ट्री का है, जैसा कि ऊपर लिखा ही हुआ है। एंशिएंट का ऐसे, मेडिएवल का, मॉडर्न का, ऑलमोस्ट आपको 5-7 सब मिलेगा सब पार्ट में। तो कहता है भारतीय इतिहास में अस्थाई सेना रखने वाला प्रथम शासक कौन था? तो ये बिंबिसार था। हो गया बिंबिसार। तो इससे आप क्या क्या सीख लेंगे? बिंबिसार जो था वह हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश का शासक ही नहीं, मतलब संस्थापक भी था। ठीक है। और उसी का उत्तराधिकारी कहें या पुत्र जो है से अजातशत्रु है। समझ गए होंगे। और ये धनानंद जो है से नंद वंश का अंतिम शासक। ये सब क्वेश्चन है, सेट ऐसा किया हुआ है कि आप एक साथ या आगे भी हमसे आप जुड़ते हैं तो मेरा पढ़ाने का या आपके कम मेहनत में अधिक से अधिक टाइम काटने वाली बात नहीं है। तो ऐसा करके अशोक जो होते हैं, अशोक तो मौर्य वंश का तीसरा शासक है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी या पुत्र बिंदुसार आता है और अंत में अशोक, मतलब महान। तो इसको तो फिर मौर्य वंश में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, तो सब कुछ ये कर दिए हैं। ये मगध की राजधानी राजगिरी, बार बार बीपीएससी में 2-3 बार पूछा जा चुका है। जो मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ, गिरी ब्रिज भी अगर मिलेगा तो वही है। पाटलिपुत्र स्थापित कौन किया था? तो उदयन। हो गया। तो उदयन जो है से तीसरा शासक। गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर, नदियों के संगम पर, कन्फ्लुएंस इसको कहते हैं। तो ज्योग्राफी में आप पढ़िएगा। पाटलिपुत्रा नगर बसाया, ये लिखा हुआ, और अपना राजधानी संगम पर पाटलिपुत्रा बसाया। पाटलिपुत्रा नगर बसाया और अपना राजधानी। और जब पढ़िएगा इस पाटलिपुत्रा से ही पटना जो है शेरशाह करते हैं। पटना नाम जो दिया गया है शेरशाह द्वारा। क्या क्या पढ़िएगा, एक साथ हम सब कुछ दे देंगे। 1541 ईस्वी में घिसा पीटा क्वेश्चन है, क्या पढ़िएगा, सब एक साथ कर रहे हैं। तब ये चैप्टर आएगा तो और अंदर की बात हम लोग करेंगे। अजातशत्रु जो है, अजातशत्रु बिंबिसार का पिछला क्वेश्चन में है, इसी का पुत्र और उत्तराधिकारी है। ठीक है। इसको कूनिक भी कहा जाता है। जब ये चैप्टर आएगा तब तो बहुत कुछ करेंगे। इसको धूनिक भी नाम दिया जाता है। ये पिता का हत्या करता चंद्रगुप्त मौर्य, तो मौर्य वंश का संस्थापक है। तो इसमें कई क्वेश्चन है। पाटलिपुत्रा नगर कौन बसाया? उदयन है कौन? तो हर्यक वंश का तीसरा हर्यक वंश का संस्थापक पिछला क्वेश्चन में है बिंबिसार के बाद उसका उत्तराधिकारी अजातशत्रु के बाद उदयन, यही गंगा, ये भी लिख दिए ज्योग्राफी में। गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर
पाटलिपुत्रा नगर बसाता है, और राजगीर या राजगिरी जो नालंदा जिला में अभी है, मध्यकाल में इसका और भी कुछ नाम दिया गया, उदंतपुर कुछ कुछ है, तो आने दीजिए अभी। तो वहाँ से यह करता है। और पाटलिपुत्रा से पटना नाम जो है से अफगानी शासक शेर शाह देते हैं। बहुत कुछ इससे बोल दिए। मगध महाजनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में तो वेद 4 होता है, से इसी को ऋग्वेद, सामवेद, यजुर को वेद त्रयी भी कहा जाता है, ऐसा मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, ऋग्वेद, इसमें मैजिक स्पेल है जिसको जादू टोना जो कहते हैं। तो ये तो जब वेद पढ़ेंगे तो चर्चा कर। अथर्ववेद का मगध का महाजनपद, महाजनपद की संख्या जो है अब ये जान लीजिए, महाजनपद की संख्या 16 है, उसमें से मगध भी एक है। ठीक है, और बिहार में कितने महाजनपद था, शायद इसमें अगला ही कड़ी में क्वेश्चन होगा, वही तो पूछ भी रहा है। बौद्ध ग्रंथ है भी अपने, जो आप पढ़िएगा सब पहले ही लिख दिए। मेरे क्वेश्चन को आप समझिएगा, जो आप जानते हैं सो पहले ही लिख दिए। ये भी अपने बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, चाहे 16 महाजनपदों की चर्चा किस में, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। तो ये तो ऑलमोस्ट लोग जानते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। तो हम कॉमन लिए हैं, जब आप कौन परीक्षा देते हैं उससे हमको विशेष मतलब नहीं है। जो पढ़ना है वो सब चीज़ पढ़ा देंगे। जो पढ़ना है, या जनरल एग्जाम छोटा मोटा आप देते हैं, जो जिसको आप वनडे अपने शब्द में बोलते हैं, तो ये सब तो सुन के पास कर जाइए। इस बात में कितना दम है, सत्ता है, देखिए क्वेश्चन सामने रख के देखिए जो टॉपिक पढ़ा है, इससे बाहर क्या क्वेश्चन रहता है। इसके अतिरिक्त जब चैप्टर आएगा तो इसके और भी बातें करेंगे। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, साथ साथ यही नहीं, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 पहले ही तो लिखे, महाजनपदों की संख्या 16 है। किस में मिलता है? जिसमें फिर पूछ रहा है जो बिहार में कितना है, 3। बिहार के परीक्षा देते हैं तो ये 3 कौन कौन है? तो एक तो आपका हो गया मगध महाजनपद। अभी वर्तमान में ये कौन है? पटना, गया नहीं, अब इसका नाम कर दिया गया है कुछ ही दिन पहले गया जी। ठीक है, दूसरा जो है वो अंग है। अंग, तो अंग के अंदर जो आता है मुंगेर जिला आता है और भागलपुर जिला आता है। हो गया। ठीक है, इसका राजधानी चंपा था, तभी चंपानगर भागलपुर में है। और तीसरा जो है से लिच्छवी, ये वैशाली है। ये क्या है? यहाँ से तो सारा कुछ हम कर दिए हैं। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपद, चाहे उलट के पूछे 16 महाजनपद की चर्चा किस में है, तो ऑलमोस्ट यूजुअली जनरल जो एग्जाम देते हैं तो बौद्ध अंगुत्तर निकाय में, उसी में कभी कभी ये रख देता है। तो दोनों लिख दिए हैं, इसीलिए कि ऑलरेडी कमीशन ओरिएंटेड सब क्वेश्चन है। जनरल जो आप देते हैं तो एगो रहेगा आपका, उससे अगला जो क्वेश्चन देगा बिहार का अगर देते हैं, बीपीएससी देते ही हैं, बीपीएससी एडीओ अभी तत्काल परीक्षा ये सब तो ले लेता है। तो उसमें से 3 महाजनपद जो था बिहार में था, वो कौन कौन था? मगध, वर्तमान मगध का ये है, और लिच्छवी मीन्स वैशाली। सारा कुछ इससे रिलेटेड कर दिए हैं। मौर्य किस शासक को मुद्रा राक्षस जो है से ये लिख लीजिए, विशाखा दत्त का लिखा हुआ है। इसी में बिरसल मतलब निम्न कुल होता है, ये भी जान लीजिए। निम्न कुल मतलब जिसको अभी नहीं बोलते हैं पिछड़ा वर्ग, ये होगा जो सब शब्द बोलते हैं, इससे कॉमन संवैधानिक शब्द है। लेकिन निम्न कुल, बिरसल मतलब होता है निम्न कुल, और इसमें इसको कहा गया है। मौर्य वंश के किस शासक? तो संस्थापक है। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य
इसका राजनीतिक गुरु जो आप जानते हैं चाणक्य, बस तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उसको मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त कृत में बिरसल कहा गया है। बिरसल का क्या मतलब है? निम्न कुल का व्यक्ति। इस पर तो रिटन एग्जामिनेशन चाहे जिनका इतिहास ऑप्शनल ऐच्छिक विषय रहता है तो एनालिसिस रहता है, ये ग्रंथ ये कहता है, ये ग्रंथ ये, तो वो सब तो आपको न पढ़ना है। जीएस का वो है भी चीज़ नहीं, ऑप्शनल वाले के लिए है। सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोस नाम से कौन जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समझे? तो इसमें दो चीज है, एक के लाइन में लिख दिए, लेकिन ये सब एस्ट्रेबो एवं जस्टिन है ना, ये कहते हैं सेंड्रोकोटस। इतना आपको जरूरत है नहीं, आप इतना ही से आपका काम चल जाएगा। और एरियन ऑफ प्लूटार्क जो कहते हैं, प्लूटार्क ये कहता है एंड्रोकोटस। इतना आपको जरूरत है भी ना, लेकिन जब भविष्य में और मैच्योरिटी आएगा और पढ़िएगा इतिहास या जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो इसकी जरूरत इसे है नहीं। आई सब ग्रीक, ये सब जो है ग्रीक राइटर है, मीन्स इतिहासकार है। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? मौर्य वंश का संस्थापक, उसका उत्तराधिकार ये भी सजाया हुआ, उसका उत्तराधिकार, इसका ये क्या लड़का है, तीसरा शासक है, अभी पिछले क्वेश्चन में चर्चा किए हैं। और यही जो है सो वो एस्टेबो जस्टिन कहते हैं जो 6 लाख सैनिकों को लेकर ये पूरे भारत को रौंद दिया था, ठीक है ना। और मौर्य वंश के स्थापना कब होता है? नंद वंश का। नंद वंश का भी जो अंतिम शासक था धनानंद था। तो इसका तो सब आएगा, जब पूरा प्रॉपर चैप्टर चलेगा या आएगा इतिहास तो उसमें चर्चा करेंगे ही। तो चाणक्य जो उसके कौन है? गुरु है, ठीक है। तो चाणक्य को ही कुछ और कह दिए थे। नंद वंश के अंतिम शासक जो धनानंद, और उसी की सहायता से वो नंद वंश के नाश ही नहीं किया बल्कि एक नया वंश स्थापित, साम्राज्य स्थापित किया और पूरे भारत को ये रौंद दिया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय लिखा हुआ है, भागलपुर के बौद्ध धर्म के किस शाखा? वज्रयान हो गया। तो हीनयान महामानी तो जैन धर्म है, इसमें तो कुछ सोचना नहीं है। इससे क्या होगा? दिगंबर श्वेतांबर होगा। जैन धर्म में जो नग्न रहना पर क्या होते हैं? दिगंबर, जो कपड़ा पहनते हैं। तो जैन धर्म आएगा तो पढ़ाएंगे। तो हीनयान जो है ये महायान, ये इसको रूढ़िवादी या परंपरावादी, ये सब आएगा। ऐसा नहीं जी इतना ही से काम चलेगा। परंपरावादी या रूढ़िवादी, इसी के लिए टेक्निकल स्थविर शब्द है। और ये जो है सुधारवादी है, सुधारवादी है। तो इसके लिए महासंघिक शब्द है। ये सब कुछ लिख दिए हैं। और इसी से जो ये बना है, इस पर तो और भी बातें करेंगे। तो ये वज्रयान जो शाखा है यही जादू मंत्र टोना की बात करता है, समझे। तो हीनयान महायान क्या है? परंपरावादी, मतलब सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बन गए आके गया में, समझ गए। तो वो तो उसके प्रवचन को, उसके जो रूढ़िवादी परंपरा आज भी तो हमारे आपके समाज में 2025 में है, जो परंपरा से बंधे हुए हैं, देख रहे हैं ना। इधर जाति व्यवस्था में आप देखिए, जब हम इस जाति के हैं, हम ये काम कैसे करेंगे? तो भूखे मरिए। ये परंपरा ना है। ऐसे स्कूल में हम जन्म लिए हैं, इतने स्कूल में जन्म लिए हैं, ये काम हम कैसे करें? तो भूखे मरिए। चोरी कर लेंगे, हम डकैती कर लेंगे, किसी का बेईमानी कर लेंगे, छीन लेंगे,
उसमें हमको नहीं शिकायत लगता है, लेकिन बस ये काम कैसे करें, स्कूल में पैदा लिए, इस लोग मतलब परिवार के हैं, इस जाति के हैं, इस बहुत तरह बात है, वो सब तो थोड़ा किसी समान आदमी के बस का चीज़ नहीं है। ये अपने नहीं सुधरेगा, धीरे धीरे लोग सुधरेंगे, तो इस पर ज़्यादा कमेंट करना ठीक नहीं है। तो परंपरा से जो बंधे हुए हैं भूख मर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। हमारे दादा ये थे तो हम ये काम कैसे करें, यही देखते हैं। अब बिहार उसका बेहतर एग्जाम्पल है। यहाँ मुँह छैठेगा जो ये बात है, ये बात है, जाकर गुजरात दिल्ली में जाके मतलब 5,000 के कहता है, गाली भी देते रहता, करता है। तो वही है परंपरावादी। तो परंपरावादी मीन्स, रूढ़िवादी मीन्स क्या, तो सिद्धार्थ या ना महात्मा बुद्ध को एक व्यक्ति के रूप में देखता है, स्वाभाविक व्यक्ति है। तो मूर्ति पूजा कहाँ से भाई, तो मूर्ति पूजा मीन्स ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जिसको हिंदू धर्म में क्या मूर्ति पूजा है, आइडल वर्शिप जो कहता है। इस्लाम में जो हमारे मुस्लिम शासक यहाँ करते उसका यही था, ये मूर्ति पूजा उसमें नहीं है। तो मूर्ति पूजा ही तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था का मुख्य आधार है। और उसी के विरोध में, कर्मकांड के विरोध में तो अन्य मतलब धार्मिक संप्रदाय का उद्भव, जिसमें बौद्ध और जैन इसलिए सफल हो गए कि दोनों क्षत्रिय कुल के थे। सिद्धार्थ भी क्षत्रिय कुल के थे और महावीर भी क्षत्रिय कुल के थे। तो उसमें परंपरावादी में ब्राह्मणवादी व्यवस्था से टकराएगा कौन, तो जिसमें दम होगा। ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्म विद्या को समझे, ब्राह्मण का मतलब होता है विद्या का धनी। इतना न कर्म कांड कराने लगा जो एक्युमुलेशन ऑफ मनी, एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ, वो धन इसके पास इतना न हो गया कि चुनौती देने लगा। किसको, क्षत्रिय को। तो उसको छटपटाहट होने लगा, छटपटाहट होने लगा। तो लगा जी ब्राह्मणवादी व्यवस्था में ब्राह्मण तो बहुत ही अब जो कि हावी हो रहा है हम पर। तो उसी कर्मकांड के विरोध में अनेक धार्मिक संप्रदाय, 63 रिलीजियस सेक्ट, संप्रदाय, धर्म नहीं संप्रदाय का उद्भव हुआ। उसमें बौद्ध और जैन जो है से सफल इसलिए हो गया कि समकालीन ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती देने वाला अगर था कोई तो वह क्षत्रिय था, जिसको आज उत्तर भारत में बिहार में राजपूत बोलते हैं और वहाँ उत्तर प्रदेश में ठाकुर बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में। समझ रहे हैं ना। इसी को जब वैदिक काल पढ़े तो उसको राजन, जिससे राजा बना है। तो राजा तो हम हैं, राजा आप क्यों हैं, इसीलिए कि सारे आपके मनी आपके पास है। लेकिन ब्राह्मण क्यों धनी बन गया, इसलिए 16 तरह के संस्कार कराने लगे। ये ऐसा संस्कार करा दीजिए मेरा बेटा जो है सब बिना पढ़े हुए पास कर जाए, ये संस्कार करा दीजिए पंडित जी जो बैठे बैठे पूरा बिहार उसका हो जाए, उत्तर भारत हो जाए। तो कहा जो इसके एवज में कुछ दीजिए। तो भौतिकवादी आकांक्षाएं ही तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को इतना जो है से हावी होने दे। आज भी हम अब 2025 में क्या करते हैं, यही करते हैं। कर्मकांड क्या यही है, कर्मकांड भी तो यही है। पापा दादा मर गए भूखे, आज जब मर गए तो बस 5 लाख के भोज करा दिए, खटिया दे दिए, लोटा दे दिए, जो उनको सुविधा होगा सोने और खाने में, यही ना है। संस्कार करा दिए, दही खा कर जाएंगे तो परीक्षा पास कर जाएंगे। तो 100 ग्राम क्यों खाते हो, 5 किलो खा लो। अगरबत्ती दिखाने से परीक्षा पास कर दे। सबसे बड़ा विद्वान तो किसको होना चाहिए, पुजारी के बेटा को होना चाहिए। तो यही ना कर्मकांड है ब्राह्मणवादी व्यवस्था का। एक ही अगर आप इतिहास के भाषा में आप कहेंगे, ये तो समझने के लिए इतना आप लोगों को बोल दिए कि इतिहास के भाषा में कहेंगे जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था या कर्मकांड इतना हावी हमारे आज के समाज में है, उसका एक ही इतिहास के मेटलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। भौतिकवादी आकांक्षाएं ही हमारा आपका ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था का कर्मकांड को बढ़ावा दिया है। तो आप भी तो कराते थे, क्षत्रिय हो के आप क्या है, आप बहुत साम्राज्यवादी है, बहुत सरशील है, लेकिन बेटा बकले निकल गया। तो इसको करा दीजिए कर्मकांड, ये भी हो जाए तो दीजिए भाई, ये लिख दीजिए, ये मकान लिख दीजिए, जमीन लिख दिए। तो जो विद्या का धनी था वो आज क्या हो गया,
धन का संचय का आपको चुनौती देने लगा। यही है कर्म कांड के विरोध में ये दोनों धर्म का उद्भव हुआ और फिर आके वही चीज खोने लगा। मूर्ति पूजा क्या है? ब्रह्मवादी व्यवस्था का देन है। और फिर अब सिद्धार्थ एक व्यक्ति था, उसको निर्वाण प्राप्त हुआ गया में, उसकी पूजा करने लगे, उसकी मूर्ति करने लगे, उसको अगरबत्ती दिखलाने लगे। समझ रहे ना? तो इसी का विरोध ये करता हीनयान, समझे? और उसको कहता है नहीं, अब वो व्यक्ति नहीं रहे, वो महायान। इस पर जब आएगा टॉपिक बौद्ध धर्म, जैन धर्म और भी धार्मिक आंदोलन, तो ऐसे और भी कुछ बोलेंगे। परीक्षा में तो आपका इतना ही से जो आएगा सब लिख दिए। ये ही हो गया मैजिक एंड स्पेल, समझे? हिंदू धर्म कहें चाहे ब्राह्मणवादी व्यवस्था में क्या है, ताबीज पहनने से हमको ये हो जाएगा। पकड़े हुए बच्चा को निमोनिया और उसको धुआं दिखा रहे हैं, काला ताबीज पहना रहे हैं, यही ना ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाके ना बगल वाला आंख में काजल कर दिए, टीका लगा दिए, इसे नजर न लग, यही ना है जादू टोना, यही है। हम लोग ताबीज पहनते, अंगूठी पहनते, ये करते वो करते, ये सब यही है। तो ये अब आ जाइए, तो हो गया व्यवहारिक जिंदगी में। तो भागल विश्वविद्यालय वज्रयान, जिसमें क्या कहते हैं जादू टोना वाला हो गया, इसमें आ गया था। इसको मैजिक एंड स्पेल कहते हैं, और भी कुछ कहेंगे मैजिक एंड स्पेल्स। ये कहाँ से आ गया? इसमें और भी वर्गीकरण है। ये अब है ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना जो है पाल वंश के शासक धर्मपाल करते हैं। ये लिख लीजिए, लिख ना लीजिए, सीधे क्वेश्चन में बोल रहे हैं, समझे? धर्मपाल दूसरे शासक हैं। इसका प्रथम जो शासक है गोपाल है, तो धर्मपाल ये करते हैं। और इतना ही नहीं, भागलपुर नहीं, ये नालंदा विश्वविद्यालय, वहाँ पर महायान शाखा का है, तो वहाँ भी ये दान देते हैं। और श्वेतांबर दिगंबर तो जैन धर्म का, इसका कुछ है नहीं। चारों ऑप्शन कर दिए, इतने सुनिए ना, ऐसे क्या क्या रहता है आपके क्वेश्चन से, देखिए। चाहे प्रीवियस क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बैंक है आपके, बनाइए। और नहीं तो हम तो सब करिए रहे हैं। मौर्य सम्राट अशोक, अशोक मीन्स प्रियदर्शी, ये सब तो आएगा। कौन अभिलेख में प्रियदर्शी? देवनाथ नाम प्रियदर्शी, सब बोलते चलते हैं। कौन सा बिहार में अवस्थित नहीं है? रामपुरवा है, ये है, सब चंपारण में है। चंपारण जिला जानवे करते हैं, हो गया। ये जो है सरूमनी देव, ये नेपाल की तराई में है। आपका क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। इस तो सब लिखा हुआ है। तो फिर जब आएगा बौद्ध धर्म का, जब ये मौर्य प्रशासन का, तो नेपाल की तराई सब ज्योग्राफी का है, वो पढ़ाएंगे आपको ज्योग्राफी जब आएगा। तो नेपाल की तराई, इसमें मौर्य काल के कर नीति का चर्चा है। टैक्स पॉलिसी क्या होगा, तो ये तो बाद की बात है, सब भी कर दिए आपको। हिंदू धर्म में या ब्राह्मण लिखिए दिए, त्रिदेव में शिव को किस रूप में स्थान प्राप्त है? तो ये हो गया ना। तो त्रिदेव का मतलब क्या होता है? ब्रह्मा, विष्णु, तो आप सब ऐसे आम बोलचाल के भाषा में, महेश, बहुत लोग का नाम भी महेश रहता है, देखते ही हैं। तो ब्रह्मा का मतलब है सृष्टिकर्ता, विष्णु का मतलब होता है पालन करता, और महेश का मतलब संहार करता। हो गया। संहार लिखी तो दिए, यहाँ पर है सभी रूप में, ये तो होगा। अब यही ना है जी, आप थोड़ा ज्योग्राफी चाहे थोड़ा ऊपर की बात करते हैं, हमारे देश की, भारत की बात करते हैं, नॉट पर्टिकुलरली बिहार के।
तो भारत या बिहार की अर्थव्यवस्था जो है सो बहुत ये है, आर्थिक रूप से हम लोग क्या है न है सो उस पर तो इकोनॉमी बात होगी, चाहे चर्चा करेंगे। इसे थोड़ा इंटरप्रेट कर दिए हैं आपको इंटरेस्ट जगाने के लिए। हम लोग जो है से जैसे समाज में है, आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, चाहे जो हैं पिछड़े हुए ये भी कहिए, तो मेडिकल फैसिलिटी तो हमारे देश में बढ़ा हुआ है, कोई राज्य में कोई परिवार है, लेकिन ऐसे समझ लीजिए, एग्जाम्पल के लिए हम ही को ले लीजिए, कि अगर हमको फीवर हो गया, आपको फीवर हो गया, सर्दी खांसी हो गया, तो झट से आप जाते हैं या कोई एक डॉक्टर ग्रामीण प्रदेश में या दुकानदार से जाके 5 रुपया के 10 रुपया का टैबलेट ले लेते हैं, सर्दी खांसी ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसका बैड इम्पैक्ट क्या होता है उस पर हम लोग नहीं सोचते हैं। तो ये केवल ये एनालिटिकल चीज़ है, जब रिटन एग्जामिनेशन में लिखते हैं वहाँ पर जरूरत हो, साइंस टेक में, बायोसाइंस में, तो ये केवल ये नहीं दर्शाता है कि हम अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शस नहीं हैं। हम कॉन्शस हैं, लेकिन मेरे पास परचेजिंग पावर नहीं है। फीवर आ गया है तो हमको प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए एक फिजिशियन के यहाँ जाना चाहिए, वो ब्लड टेस्ट करता है, जब फीवर का कारण क्या है तब वो डायग्नोस करता, प्रिस्क्राइब करता, तब हम दवा लेते, तब हमको ठीक होता। तो एक फिजिशियन के यहाँ सिंपल भी जाएगा तो 200-300 रुपया वो लेगा, फिर ब्लड टेस्ट का कुछ लेगा, तब वो दवा लिखेगा। तब फीवर ठीक करने में कोई 1000 लगेगा, लेकिन हम जाके 10 रुपया में टैबलेट ले लेते हैं, समझे। तो हम जाके फीवर जब हो जाता है, कोई नॉर्मल ऐसा कुछ एबनॉर्मलिटी हमारे शरीर में आ जाती है, तो कि इसका मतलब ये नहीं है जब अपने हेल्थ या शरीर के प्रति हम कॉन्शस जागरूक नहीं हैं, लेकिन मेरे पास परचेजिंग पावर नहीं है, जिस कारण हम शॉर्टकट रास्ता को ढूंढ लेते हैं। हो गई बात। अब इकोनॉमिकली थोड़ा हम साउंड हो जाएंगे, प्रेजेंट से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हो जाएगा, तो क्या होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगा, मेरा जीवन प्रत्याशा बढ़ भी रहा है। जीवन प्रत्याशा बढ़ने के लिए संतुलित आहार चाहिए, स्वस्थ वातावरण चाहिए, प्रदूषण से दूर रहना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी होना चाहिए, लोगों को एजुकेटेड होना चाहिए कि हेल्थ के प्रति वो कॉन्शस रहे, तब जीवन प्रत्याशा बढ़ेगा। यहाँ तक अब ठीक है। अब जीवन प्रत्याशा बढ़ेगा तो स्वाभाविक है, दादाजी जो अभी 90 में मरते हैं 110 में मरेंगे, 120 में पड़ेंगे, तब क्या होगा, तब क्या होगा। इस मेंस में मौका मिलेगा, चाहे अभी तो पीटी का चल रहा है, मेंस में जो बैच चला है तो उसमें सब बात पॉपुलेशन में ग्लोबल लेवल चाहे इंटरनेशनल लेवल पर तब कंपेयर भारत से हम करेंगे, उसमें बिहार चाहे जो राज्य है बात करेंगे। तो जिन देशों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी अधिक है, समझे, तो वहाँ एक दूसरा प्रॉब्लम है, और हमारे देश में कुछ और प्रॉब्लम है। अगर जीवन प्रत्याशा बढ़ जाए लोगों का 100 ना 120 बरस हो जाए, तो ये कोई जरूरी थोड़ी है कि जो लोग 120 बरस तक या 115-10 तक जिंदा है वो पेंशनर ही है। पेंशनर ही नहीं है, तब तक क्या होगा, अगर पेंशनर है तो उस देश की अर्थव्यवस्था पर वह व्यक्ति भार डालेगा। वर्कफोर्स उसका जीरो हो गया है, वर्कफोर्स जीरो हो गया है। पेंशन क्या है, यही ना है कि आप जब तक यंग थे तब तक देश के समाज का सेवा किए, और बुढ़ापे में आपको जाके कौन अब न देखेगा तो हम पैसा दे रहे हैं। लेकिन अगर रिटायर के बाद अगर 100 बरस तक जिंदा रहिएगा तो सरकार का तो भार आप पर पड़ेगा, लेकिन सरकार को दे क्या रहे हैं, समाज को दे क्या रहे हैं। तो ये सब एनालिटिकल चीज है, समझे ना। गाय हमारी है, माँ के रूप में देखते हैं, गाय हमारी माता है करते हैं, लेकिन गाय दूध देता है तभी ना, तो धर्म के लिए तो जरूरी है। लेकिन गाय जब दूध देना बंद हो तो उसको मार भी नहीं सकते हैं, उस पर चारा खर्चा होगा, ये होगा, तो क्या होगा, इकोनॉमिकली तो क्या प्रेशर डालेगा ना। तो ये सब मेंस का चीज है, इस पर अभी नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ यही कह रहा है कि ब्रह्मा जी ने भेजा सृष्टि का, खाना पीना का व्यवस्था, ये नहीं रहते तो क्या होता, जगह खाली कौन कराता। ऐसे समझ लिए, उधर तो बोल दिए लिखित एग्जाम के लिए, रिटेन एग्जाम के लिए कि कौन जगह खाली कराता। आपके दादाजी 150 बरस तक जिंदा है,
तब क्या होगा, दूसरा क्या मारेगा, पोते जो है से क्या कहेगा, जो हटिए जगह खाली कीजिए। तो ये समाज के जरूरी है, जन्म दिया, व्यवस्था किया, यही तो जगह खाली कराते हैं, संहार करता। ये नहीं होता तो क्या सिस्टम में और परेशानी हो जाती। अब लंबी आयु तक जिए, कम आए, दैट इज अदर थिंग, उस पर कुछ नहीं, तो आप पर निर्भर करता है कि कितना आप स्वस्थ हैं, कितना संतुलित आहार लेते हैं, कितना आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी अधिक है। अभी भी जैसे मेरे भारत का जितना है, तो बहुत लोग 100 प्लस जिंदा रहते हैं, बहुत कम भी रहते हैं, तो औसत ना है। तो संहारकर्ता का ही मतलब त्रिदेव, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी को सृष्टि करता, विष्णु को पालन का जन्म लिए हैं। जब ऊपर वाले ने, यही तो कंसेप्ट है ना, भागवादी व्यवस्था में यही है, धार्मिक लोग यही करते हैं, ऊपर वाला ने भेज दिया, जनता कुछ न कुछ उपाय करेगा, ठीक है करेगा, जिम्मेदारी उपाय। तो उसको आपके जैसे बहुत लोग हैं तो रोटी सब्जी देगा, आप लेकिन सोचते हैं जब मलाई खाएं तो कर्म कीजिए, कर्म भी जरूरी है ना। आओ कितनों मलाई खाइएगा तो 500 व्रत थोड़ी रहिएगा, तो ये इन्हीं का जिम्मेदारी है, समझे। और उधर पढ़ चुके हैं हम लोग त्रिरत्न त्रिपिटका, समझे। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, जैन धर्म में भी त्रिरत्न है, तो आएगा, चर्चा करेंगे हम लोग। शैव धर्म का प्राचीनतम धर्म माना जाता है, जिसका प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से, किसी मोहनजोदड़ो से, इसी को कहता है लिंग पूजा। मोहनजोदड़ो में लिंग पूजा का साक्ष्य मिलता है, जिसको फाइलस वर्शिप कहा जाता है। ये हड़प्पा 1921 में, ये 1922 में। हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी के तट पर, दोनों पाकिस्तान में है, हो गया। ये सिंधु नदी के तट पर, क्या क्या बोले, सारा कुछ तो ये भी पाकिस्तान में है। ये दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, आलमगीरपुर जो है से IVC, सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये सबसे पूर्वी भाग है, पूर्वी नॉट भाग, पूर्वी स्थल कहें, उत्खनन स्थल है। ये आलमगीरपुर जो है यूपी में है, हिंडन नदी के तट पर। दैमाबाद जो है से दक्षिणतम है। यहाँ जितना आपसे पूछेगा, हम एक एक क्वेश्चन में सब कर दिए हैं, दक्षिणतम हिस्सा है। सिंधु घाटी सभ्यता को देखिएगा तो उत्तर से ये जो है से 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है, सॉरी हो गया 1400 है, ये जो है से 1600 है किलोमीटर में। तो ये मांडा नदी पर, सॉरी ये हो रहा है, सॉरी मांडा जो है चेनाब नदी पर है। ये दैमाबाद जो है सब लिख दिए, दैमाबाद दक्षिणतम स्थल है सिंधु घाटी का। ये महाराष्ट्र में है, कितना लिखे, ये परवरा नदी के तट पर, जो गोदावरी नदी के सहायक, कितना के बहुत कुछ कर दिए एक क्वेश्चन के साथ। अब देखिए क्या आ गया आपके सामने, देखिए इसमें कम समय में कोई लोग अगर चाहते हैं BPSC TR का देना, तो ये कॉमन पेपर है जो आप देख, यही रहता है इतिहास भूगोल 300 प्रश्नों का, जैसे अभी हम डिस्कस करते हैं ऐसे भी आपको मिल जाएगा। सब ऑनलाइन है। अब मात्र ये रखा ही तो जोड़ने के लिए रखा गया है, जो आप हमसे जुड़िए, हम उसको देखिए ये क्या क्या करते हैं। ये कॉमन है, इतिहास भूगोल साइंस, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ज़्यादा बायोलॉजी का। तो ऐसा अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए। 2 दिन 4 दिन में अभी क्लासेस शुरू ना हुआ है, कुछ बच्चे संपर्क में, और होगा तो इससे आप जुड़ सकते हैं। और जो सब चल रहा है तो चल ही रहेगा, चलते रहेगा। अच्छा खत्म हो गया 10 गो, ठीक।